सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 के क्लास 11 के जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। और आसानी के साथ एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि प्रश्नावली लंबी हो सकती है। हाँ, ये विशेषता तो होती है। प्रश्नावली में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। देखिए, प्रश्नावली में उत्तर का संकेत मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये मतलब प्रश्नावली की विशेषता नहीं है, ठीक है। ये वाला उत्तर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? गॉटफ्रेड ऑकेनबाल को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। और अगर अर्थशास्त्र पूछ देता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो या अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो हो जाता है एडम स्मिथ। लेकिन यहाँ पर है सांख्यिकी, इसलिए है गॉटफ्राइड ऑकेनबाल। उसमें से ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री के है? तो यह कथन किस अर्थशास्त्री के? मार्शल के है। यानी ऑप्शन नंबर सी अब सही उत्तर है, ठीक है। देखिए, अलग अलग अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दिया है। जैसे कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। प्रोफेसर सैमुअल एल्सन ने अर्थशास्त्र का आधुनिक विज्ञान कहा गया है। और रॉबिन्सन ने भी यहाँ पर विज्ञान आधारित अर्थशास्त्र को कहा है। तो उसी तरह बहुत मतलब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दिया। तो उस अनुसार जीवन के कारोबार के समय मनुष्य का अध्ययन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि मुक्ततर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सत्य पूछा गया। मुक्ततर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है जैसे कि सही व्याख्या करना कठिन है, ठीक है। तो ये यही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है कि 5 नंबर प्रश्न की प्रास का क्या अर्थ है? तो प्रास क्या होता है? प्रास ये होता है कि अधिकतम प्रेक्षण, जो अधिकतम होता है यानी मैक्सिमम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम प्रेक्षण, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? प्रास कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या का पुरुष एवं महिला 2 वर्ग में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो ये किस वर्गीकरण का उदाहरण है? एक गुणात्मक वर्गीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? पंक्ति जो शीर्षक रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अवशीर्ष, ठीक है। क्या कहा जाता है? अवशीर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाया जाता है? तो आयत चित्र किस प्रकार के लिए चर के लिए बनाया जाता है? आयत चित्र बनाया जाता है संतति चर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि सभी प्रेक्षण के मूल्यों के योग को प्रश्न की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? जिसे मान लेते हैं कि 2, 4, 6 दिया गया है, तो इसको क्या बोला कि सभी प्रश्न को जोड़ देंगे और जितना संख्या है, कितना संख्या 1, 2, 3 उतनी संख्या से भाग दे देंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको माध्य या औसत कहा जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? समांतर माध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आंकड़े को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रखा जाता है। तो आंकड़े को बढ़ते क्रम में रखना किस आंकड़े की गणना करने के लिए किया जाता है? माध्यिका ज्ञात करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? देखिए इस तरह 4 बराबर भागों में। तो आप लोग मैथ में भी पढ़े थे, 4 बराबर की कितना यह हो रहा है? चतुर्थक हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चतुर्थक हो रहा है, 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है?
तो मानक विचलन के सापेक्ष में आपको परास गुणांक भी कहा जाता है और विचलन गुणांक भी कहा जाता है और विचलन गुणांक भी कहा जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर है कि निम्नलिखित में किस माप की गणना में प्रेक्षण के औसत से विचलन के निरपेक्ष मान को लिया जाता है। ठीक है, तो औसत से विचलन निरपेक्ष मान को किस माप में लिया जाता है? माध्य विचलन में। माध्य विचलन यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर है कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 दिया गया है और समांतर माध्य 50 दिया गया है तो विचरण गुणांक के मान निकालने कहा गया। ठीक है, तो देखिए विचरण गुणांक का मान क्या होता है? विचरण गुणांक का मान होता है मानक विचलन डिवाइड समांतर माध्य इंटू 100 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मानक विचलन क्या दिया गया है? यहाँ पर मानक विचलन कितना है? 16 दिया गया है, डिवाइड समांतर माध्य कितना है? 50 गुना 100। ठीक है, गुना 100 तो 50 में 100 और 16 में कितना होगा? 32, यानी 32% इसका आंसर हो जाएगा। विचरण गुना कितना होगा? 32%, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है। ठीक है, तो दो चरों के किस तरह के संख्यात्मक संबंध का माप है? तो ये माप किस तरह का है? रेखीय सहसंबंध होता है। ठीक है, क्या होता है? रेखीय सहसंबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न की यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो पूर्णतः जब धनात्मक होता है तो सहसंबंध मान क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न की कोटि सहसंबंध को विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कोटि सहसंबंध को दिया जाता है, कोटि सहसंबंध विकास का श्रेय को तो स्पीयर मैन को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है। 18 प्रश्न है कि निम्नों में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? ठीक है, खुदरा कीमतों में देखिए यहाँ पर खुदरा है, तो खुदरा सामान कौन खरीदता है? खुदरा सामान उपभोक्ता खरीदता है, तो ये कौन किसको मापता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, अगर थोक अगर रहता है थोक तो हो जाता है थोक कीमत सूचकांक, लेकिन यहाँ पर खुदरा है इसलिए क्या होगा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि लेस्पेयर के कीमत सूचकांक में किस भार के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो लेस्पेयर के क्या है कि लेस्पेयर के कीमत सूचकांक के किस भार के आधार पर प्रयोग किया जाता है? आधार अवधि की मात्रा के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसको सरल समोच्च सूचकांक भी कहा जाता है, सरल मूल्य अनुपात सूचकांक भी कहा जाता है और भारित सूचकांक भी कहा जाता है। या इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? जैसे कि अर्थशास्त्र के 3 तरह के क्षेत्र होते हैं प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है कि प्राकृतिक उत्पाद जैसे हो गया कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब हो गया प्राथमिक क्षेत्र के। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में आता है जो विनिर्माण या निर्माण यानी औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा दे रहे, स्वास्थ्य दे रहे, व्यापार दे रहे, साधन दे रहे, तो ये यातायात दे रहे, तो ये सब आ जाता है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से संबंध क्या है? उद्योग तो होगा नहीं, ये देखिए द्वितीय क्षेत्र में कृषि, ये होगा प्राथमिक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 22 नंबर है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? जैसे कि भारत में 12 कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया। पहली पंचवर्षीय 1951 से लेकर 1956 में चलाया गया। इसी तरह 5-5 वर्ष तक कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था वो 12वीं ही पंचवर्षीय योजना था, जिसका कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर उत्तर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन पंचवर्षीय योजना का अब समाप्त करके अब नीति आयोग लाया गया। जैसे योजना आयोग का अब समाप्त करके अब नीति आयोग लाया गया, तो यहाँ पर अंतिम पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगी? 12वीं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 24 नंबर है।
24 नंबर प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो भारत में आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई, 1991 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर क्या है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है। तो विनिवेश क्यों किया, विनिवेश का उद्देश्य क्या था, ताकि अधिक से अधिक आधुनिकीकरण हो, डिजिटलाइजेशन आए, वित्तीय व्यवस्था में वृद्धि हो। तो इसलिए विनिवेश का ये उद्देश्य है कि वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर है। 26 नंबर यानी विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995 में, यानी 1995 में। 1995 यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है। तो ग्रामीण जनता अधिकतर क्या काम करते हैं, ग्रामीण जनता अधिकतर कृषि पर निर्भर रहता है। तो इसीलिए ग्रामीण जनता का आजीविका का मुख्य आधार क्या है, कृषि होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि निम्नों में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो हमारा देश कपास के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, ये हमारा देश यानी भारत, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा किस वर्ष आरंभित किया गया था, 2005 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है। ठीक है, वो मानव पूंजी कौन सा नहीं है। तो इंजीनियर ये मानव पूंजी है, डॉक्टर भी मानव पूंजी है, शिक्षक भी मानव पूंजी है, लेकिन कंप्यूटर एक मानव पूंजी नहीं है। ये क्या है, भौतिक पूंजी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर कि मानव विकास क्या है। तो मानव विकास एक साधन भी है और साध्य भी है। तो साधन एवं साध्य दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न है कि क्या है, 32 नंबर प्रश्न है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। ठीक है, या ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था होना चाहिए, तो कौन सा कारक उत्तरदायी है, परिवहन का विकास होना चाहिए। अगर परिवहन का विकास होगा तो भी मतलब ज्ञान का विकास होगा। शहरीकरण होना चाहिए, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिए, यानी IT सेक्टर में भी विकास होना चाहिए, यानी इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर है क्या आधारिक संरचना का अंतर्गत आता है। तो आधारिक संरचना बिजली भी आएगा, सिंचाई भी आएगा और सरकार का निर्माण भी आएगा, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 34 नंबर की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी कब, 1975 ईस्वी में, यानी 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में अधिक होगी। ग्राम के लोग ज़्यादा मेहनत ज़्यादा श्रम करते हैं, तो ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल के तुलना में क्या होगा, अधिक ही होगी, स्वाभाविक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 है। 39 प्रश्न है कि ईंट निर्माण कार्यों में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाता है। जो ईंट निर्माण में जो मतलब लेबर लगाए जाते हैं, श्रमिक लगाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दिहाड़ी मजदूर। क्या कहा जाता है, दिहाड़ी मजदूर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, देखिए ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा और एक गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो ये गैर परंपरागत स्रोत क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 38 नंबर है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है। ठीक है, स्वास्थ्य के निर्धारण, तो देखिए नामांकन दर तो नहीं है, साक्षरता दर भी नहीं है, शिशु मृत्यु दर ये स्वास्थ्य का निर्धारण का सूचक है। ठीक है, जन्म दर भी स्वास्थ्य के सूचक का निर्धारण होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 39 है कि जैविक खाद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। जैविक खाद को मतलब खेती करने के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें रासायनिक पदार्थ नहीं रहता है, क्योंकि उसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि सार्क का गठन कब हुआ था। तो सार्क का गठन कब हुआ था, 8 दिसंबर 1950 में, 1985 में। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 यानी 8 दिसंबर 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। ठीक है, तो ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स का कुल मिलाकर 40 MCQ टाइप का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।